नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा 4 विषय हमारा परिवेश पाठ 12 वाष्पन और संघनन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कक्षा का शुभारंभ करने से पहले आइए एक नज़र इस पर डाल लें कि आज की कक्षा में हम क्या जानेंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे वाष्पन और वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक तथा संघनन और संघनन को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाने से पहले आइए आपसे थोड़ी बातचीत कर ली जाए। बच्चों, आपको पता है क्या कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हम कई ऋतुओं का आनंद लेते हैं, जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात इत्यादि। आप सोच रहे होंगे कि मुझे कौन सा मौसम अच्छा लगता है। बच्चों, मुझे बरसात का मौसम बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बरसात के मौसम के बाद सारा वातावरण खिला खिला, नया नया और हरा भरा नजर आता है। आपने यह भी अनुभव किया होगा कि आपके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। गड्ढे क्या, झील क्या, तालाब क्या, सारा का सारा हमारा आसपास का वातावरण पानी से सराबोर नजर आता है। मतलब हर जगह पानी ही पानी नजर आता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि मेंढक और मछलियाँ इस वातावरण का और इस मौसम का आनंद उठा रही हैं। आप साथ ही एक नाव देख रहे हैं। बच्चों, ये कागज की नाव है, ये मेरे द्वारा बनाई गई है। आप भी तो इस मौसम में यही करते हैं। आप भी अपनी कागज की नाव बनाते हैं और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये प्रतिस्पर्धा रखते हैं कि किसकी नाव कितनी दूर तक जाएगी। बच्चों, ये तो हुई बरसात की बात। आइए अब हम यह बात कर लेते हैं कि आखिर जब गर्मी आती है तो जाड़े और बरसात का पानी कहाँ गायब हो जाता है। बच्चों, आखिर ये पानी कहाँ जाता है? आपने कभी सोचा है क्या? मैं भी यही सोच रही हूँ जो आप सोच रहे हैं कि आखिर पानी कहाँ गायब हो गया। आइए बच्चों, हम इन कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, शायद आपके भी मन में वो सवाल उठता हो। बच्चों, कभी कभी मम्मी जब गैस पर या चूल्हे पर भगोने में पानी गर्म करती हैं तो क्या होता है? अक्सर पानी भगोने का गर्म होने के बाद कम हो जाता है। और बच्चों, एक दिन तो ऐसा हुआ कि मम्मी ने भगोने में पानी गर्म करने के लिए रखा और वह आंच पर भगोना रख के भूल गई। कुछ देर बाद आई तो सारा पानी गायब। ऐसा क्यों? आपने सोचा? मैंने भी ऐसा बहुत बार सोचा। और एक दिन मम्मी ने मुझसे कहा कि जब पानी गर्म हो रहा है तो जाओ एक तस्तरी ले आओ, मुझे पानी गए भगोने को ढक्कन से ढकना है। मैं गई और तस्तरी ले आई। बच्चों, तस्तरी की सतह तब सूखी थी और जैसे ही मैंने भगोने के ऊपर वो तस्तरी रखी और कुछ देर बाद मैंने वो तस्तरी उठाई तो मैं क्या देखती हूँ? मैं देखती हूँ कि भगोने के तस्तरी की सतह पर कुछ पानी की बूंदें आ गई हैं। जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं कि पानी की कुछ बूंदें आपको दिखाई दे रही हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं यह पानी की बूंदें कहाँ से आई? आइए आज इन्हीं सवालों के जवाबों को जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आज की कक्षा हम क्रियाकलाप द्वारा करेंगे, क्योंकि यह तो आप जानते हैं हम जो स्वयं से अनुभव प्राप्त करते हैं वह हमें बहुत दिनों तक याद रहता है। तो चलिए आज हम करेंगे भी और सीखेंगे भी और जानेंगे भी। तो आज आपको क्या करना है? आज आपको अपने रसोई घर में फिर से जाना होगा। आपको अपने रसोई घर से 2 समान आकार की कटोरियाँ, आपके इच्छा अनुसार 2 समान आकार की तस्तरियाँ और 2 समान आकार के आपको मग और ग्लास इकट्ठे करके रख लेने हैं, क्योंकि हमारे क्रियाकलाप में यह सब आपके प्रयोग में आने वाले हैं। तो आइए हम जो क्रियाकलाप कर रहे हैं वह क्रियाकलाप आप ध्यान से देखें और कक्षा समाप्त हो जाने के बाद आप वह अपने प्रयोग में लाएंगे और अपने आप सीखे हुए अनुभव को अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखेंगे। तो आइए एक एक करके आज क्रियाकलापों द्वारा हम अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने 2 समान आकार की कटोरियाँ ली हैं और अब हम इसमें क्या करेंगे? अब हम एक शीशी से माप कर दोनों कटोरियों में जल भरेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने दोनों कटोरियों में बारी बारी माप कर जल भर दिया है और आपको भी ऐसे ही करना है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम
एक कटोरी को अधिक ताप पे रख देंगे और दूसरी कटोरी को हम छाया में रख देंगे, यानी कम ताप पे रख देंगे। आपने देखा बच्चों, एक कटोरी को हमने अधिक ताप पे रख दिया और दूसरी कटोरी को हमने छाया में रख दिया। अब हम 2 घंटे बीत जाने का इंतज़ार करेंगे। बच्चों, लगभग 2 घंटे का सफ़र बीत चुका है। आपने दोनों जल की मात्रा में दोनों कटोरियों में क्या अंतर देखा? आपने यह देखा कि तेज धूप में रखी कटोरी में जल की मात्रा में अधिक कमी आई अपेक्षा छाया में रखी कटोरी के। बच्चों, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे आपने क्या जाना? इससे हमने यह जाना कि धूप में रखी कटोरी की जल की मात्रा में अधिक कमी आती है और अधिक ताप में वाष्पन अधिक तेजी से होता है। बच्चों, आपने यह क्रियाकलाप कर लिया। आइए एक और क्रियाकलाप करके हम इस तथ्य की पुष्टि कर लें कि आखिर तेज ताप पर वाष्पन तेजी से होता है कि नहीं। तो तैयार हैं आप लोग? आइए हम इस क्रियाकलाप को भी कर लेते हैं। आपको इसके लिए 2 बीकर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास बीकर ना भी हो तो आपके घर में 2 मग जरूर मिल जाएंगे। आपको 2 मग अपने पास रख लेने हैं और उनमें बराबर मात्रा में पानी भर देना है। अब हम इन्हें तराजू के पल्ले पर रखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, दोनों पल्ले संतुलित हैं क्योंकि दोनों तरफ जल की मात्रा बराबर है। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक बीकर को तेज ताप पर रखेंगे और दूसरे बीकर को हम छाया में रखेंगे। बच्चों, और कितने समय का इंतज़ार हमें करना है? लगभग 2 घंटे बीत जाने का हमें इंतज़ार करना है। तो आइए 2 घंटे हम बीत जाने देते हैं और हम उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों जल की मात्रा में क्या परिवर्तन आया है। देखो बच्चों, लगभग 2 घंटे का सफ़र हमारा तय हो चुका है। आइए अब यह देख लें कि दोनों बीकर की जल की मात्रा में क्या अंतर आया है। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अधिक ताप पर रखे बीकर में जल की मात्रा में अधिक कमी आई है और पल्ला जिस तरफ ज़्यादा मात्रा में जल है उस तरफ झुक गया है। इससे आपने क्या जाना बच्चों? अधिक ताप में वाष्पन तेजी से होता है। तो पुनः हमने इस तथ्य की पुष्टि कर ली है कि अधिक ताप में वाष्पन तेजी से होता है। बच्चों, आपको यह पता है क्या कि जिस भी वस्तु का पृष्ठ क्षेत्र अगर बड़ा हो तो वाष्पन पे उसका कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, कोई अंतर आएगा कि नहीं? आइए, जब हम क्रियाकलापों के माध्यम से सीख रहे हैं तो यह भी हम क्रियाकलाप द्वारा जान लें कि अगर पृष्ठ क्षेत्र बड़ा या छोटा है तो वाष्पन का प्रभाव उस पर क्या पड़ेगा। इसके लिए हमें एक थाली या एक प्लेट और एक बीकर या एक मग की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी आपके घर में उपलब्ध हो आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक थाली और एक बीकर लिया है और अब हम क्या करेंगे? अब हम उस दोनों को, थाली तथा बीकर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इन दोनों को ही हमें तेज धूप में रखना है। बच्चों, अभी तक हम एक प्लेट या एक कटोरी या एक गिलास को छाया और धूप में रख रहे थे, परंतु यहाँ पर हम दोनों ही थाली और बीकर को तेज ताप पर रख रहे हैं। अब कितना समय गुजर जाने का हम इंतजार करेंगे? बिल्कुल सही, 2 घंटे बीत जाने का हम इंतजार करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 घंटे बीत गए हैं। अब क्या होगा? आपने देखा कि जल की मात्रा जो थाली में रखी थी उसमें अधिक कमी आई है अपेक्षा बीकर में रखे हुए। इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों? इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला? यह निष्कर्ष निकला कि प्लेट का या थाली का पृष्ठ क्षेत्र बड़ा होने के कारण अधिक मात्रा में जल का वाष्पन हुआ। और बच्चों, हमने यह भी जाना कि द्रव की सतह पे फैलाव अधिक होने के कारण वाष्पन अधिक होता है। वाह बच्चों, आज तो आपने बहुत कुछ सीख लिया। बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक में किरण है। किरण ने सारे कपड़े अपने बारिश में भिगो दिए। अब वह अपनी माता जी से पूछ रही है कि मम्मी, मेरे सारे कपड़े भीग गए, मैं क्या करूं? मम्मी ने जवाब दिया, किरण पंखा चला दो। किरण ने पंखा चला दिया और कपड़े जल्दी से सूख गए। इससे किरण को क्या पता चला? बच्चों, इससे किरण ने जाना कि वायु की गति तेज होने पर गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और वायु की गति तेज होने पर वाष्पन अधिक होता है। आइए इस वाले बात को हम एक बार और दोहरा लेते हैं। वायु की गति तेज होने से वाष्पन अधिक होता है। बच्चों, आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ
कि आखिर वर्षा ऋतु में कपड़े जल्दी क्यों नहीं सूखे, हमें पंखा क्यों चलाना पड़ गया। आइए इसका कारण जानें। बच्चों, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा पहले से ही अधिक होती है, जिसके कारण वातावरण में जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे हमारे कपड़े देरी से सूखते हैं। इससे आपने क्या जाना? इससे यह निष्कर्ष निकला कि वर्षा के दिनों की अपेक्षा शुष्क दिनों में वाष्पन अधिक होता है। वाह बच्चों, आज हमने बहुत सारी चीजें क्रियाकलाप के माध्यम से सीख ली हैं। मेरे मस्तिष्क में एक सवाल उठ रहा है, हो सकता है वह आपके मस्तिष्क में भी उठ रहा हो। आप यह सोच रहे हो कि क्या वाष्पन सुबह, दोपहर, शाम एक जैसा होता है? क्या ऐसा होता है कि वाष्पन किसी समय अधिक हो और किसी समय कम? आइए इस बात की भी पुष्टि कर ली जाए। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप के लिए हमें एक पारदर्शी जार की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पारदर्शी जार ना हो तो आपके पास कांच का कोई ना कोई बर्तन जरूर होगा। आप क्या करेंगे? उसे में पूरा जल भरकर उस बर्तन को पूरा जल से भर देंगे और 2 घंटे के लिए आप सुबह, 2 घंटे के लिए दोपहर और लगभग 2 घंटे के लिए शाम को उसे आप बाहर छोड़ देंगे। और 2 घंटे के बाद आप जल की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे कि कौन से पहर में आपका मात्रा में, जल की मात्रा में अधिक कमी आई है। तो आइए देख लेते हैं कि जल की मात्रा में सबसे ज़्यादा कमी कब आई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों कि पारदर्शी जार में हमने ऊपर तक पानी भर लिया है। और अब हम क्या देखेंगे बच्चों कि हाँ, दोपहर के समय आपने देखा सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा में कमी आई अपेक्षा सुबह और शाम के। तो आपने जान लिया ना कि दोपहर के समय सबसे ज़्यादा जल की मात्रा में कमी आती है, क्योंकि दोपहर के समय सबसे ज़्यादा ताप होता है। तो अधिक ताप में वाष्पन अधिक होता है। आपने यह अच्छे से जान लिया है। आइए अब यह भी जान लेते हैं, पानी का भाप बनकर उड़ना वाष्पन की क्रिया कहलाता है। आप चाहें तो इसे एक बार दोहरा भी सकते हैं। पानी का भाप बनकर उड़ना वाष्पन की क्रिया कहलाता है। बच्चों, वाष्पन के कुछ प्रमुख कारक हैं, जिसे भी जान लिया जाए। आइए एक एक करके वाष्पन के प्रमुख कारक के बारे में जाना जाए। बच्चों, सबसे पहला कारक है आपका ताप। जैसा कि आपने पहले क्रियाकलाप में देखा था कि हमने 2 कटोरियां ली थी। एक कटोरी को हमने तेज ताप पर रखा था और दूसरी कटोरी को छाया में। तेज ताप वाली कटोरी की जल की मात्रा में अधिक कमी आई थी अपेक्षा छाया की। तो ताप का प्रभाव तो वाष्पन पे पड़ता है। आइए दूसरे कारक को पहचानें, पृष्ठ क्षेत्र। बच्चों, आपने देखा था कि थाली में पानी में सबसे ज्यादा कमी आई अपेक्षा बीकर के, क्योंकि थाली का पृष्ठ क्षेत्र बड़ा था। बच्चों, अब हम तीसरा कारण भी जान लेते हैं। तीसरा कारण है वायु में जल वाष्प की मात्रा। आपने देखा था वर्षा ऋतु में हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूख रहे थे, क्योंकि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा पहले से ही अधिक थी। और आखिर में हमने क्या जाना? वायु का प्रभाव। जैसा कि किरण की मम्मी ने बताया था कि पंखा चला देने से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और हुआ भी वही कि कपड़े जल्दी सूख गए। तो वायु की गति तेज होने से वाष्पन तेजी से होता है। आइए बच्चों, आपने वाष्पन बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब यह जान लें कि आपने जो वाष्पन पढ़ा है उसकी आपने सही समझ विकसित की है कि नहीं। आपसे हम कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लें। सही विकल्प आपको चुनने हैं। तो यह रहा आपके पास आपका पहला प्रश्न। वाष्पन अधिक होगा कुआं, बाल्टी या तालाब? जरा सोचिए बच्चों, तीनों में से किस में सबसे ज्यादा वाष्पन होगा और क्यों? आइए जानें। कुएं में बिल्कुल नहीं, बाल्टी में बिल्कुल नहीं, तालाब, जी हाँ तालाब, क्योंकि तालाब का पृष्ठ क्षेत्र कुएं और बाल्टी दोनों से अधिक है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं सर्दी में, गर्मी में या बरसात में? यह तो आप बड़ी आसानी से पता लगा लेंगे। तो आइए इसका उत्तर भी जान लिया जाए। सर्दी में बिल्कुल नहीं, बरसात में नहीं, बिल्कुल नहीं, और उसका उत्तर है गर्मी, क्योंकि गर्मी में तेज ताप पड़ती है और हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं।
बच्चों, हमने पहले प्रश्न का उत्तर तो बहुत आसानी से जान लिया। हमें पता चल गया कि भगोने को जब मम्मी पानी गर्म करती है तो उसकी जल की मात्रा में कमी क्यों आती है। पर हमारा दूसरा प्रश्न कि थाली की सतह पे वह बूंदें कहाँ से आई, वह तो ज्यों का त्यों बना हुआ है। आइए अब हम उस प्रश्न का उत्तर भी कुछ क्रियाकलापों द्वारा जानें। आपको कक्षा में मज़ा तो आ रहा है ना? आज की कक्षा आपके लिए बहुत आनंद लेके आ रही होगी, क्योंकि आपने अब तक जितना भी कार्य किया है वह क्रियाकलाप द्वारा किया है। आपने स्वयं अनुभव किया है कि आपको किस कार्य से क्या निष्कर्ष मिल रहा है। आइए बच्चों, अब हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वह जान लेते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए आपको गैस चूल्हे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक केतली की ज़रूरत पड़ेगी और आपको एक गिलास जिसमें बर्फ़ भरा हो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला क्रियाकलाप। हम एक केतली में पानी गर्म करेंगे। देखिए आपके सामने केतली आ गई है और केतली में हमने पानी गर्म किया है। अब पानी गर्म करने के बाद केतली की टोटी से जो भाप निकल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वह बर्फ वाले गिलास की सतह पे डालेंगे। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि गिलास की सतह पे बहुत सारी पानी की बूंदें संघनित हो गई हैं। बच्चों, इससे आपको क्या पता चला? इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे हमने यह जाना कि पानी भाप ठंडी सतह से टकराकर जल की बूंदों में बदल जाती है। फिर से एक बार जान लेते हैं, भाप ठंडी सतह से टकराकर जल की बूंदों में बदल जाती है। बच्चों, आपने यह तो जान लिया कि भाप जो है वो ठंडी जब होती है तो वह जल की बूंदों में बदल जाती है। क्या आप यह बता सकते हैं कि संघनन पे भी ताप का कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं? आइए अब इसके बारे में भी जान लिया जाए। बच्चों, इसके लिए भी एक क्रियाकलाप कर लेते हैं। अब तक तो हमने सारी क्रियाएं की हैं ना, आपने वह अनुभव भी की हैं। इसके लिए हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? आइए अब यह जान लें। बच्चों, हमें 2 समान आकार के स्टील के गिलास की ज़रूरत पड़ेगी। इस गिलास में आपको एक गिलास में साधारण पानी भरना है और दूसरे गिलास में आपको बर्फ़ के टुकड़े डाल देने हैं। जैसा कि आप चित्रों में देख पा रहे हैं, एक गिलास को आपने साधारण पानी से भरा और दूसरे गिलास को आपने बर्फ से भर दिया है। अब आप क्या करेंगे? अब हम फिर से केतली से जो भाप निकल रही है, टोटी द्वारा ग्लास की सतहों पर उन्हें टकराने देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपने देखा कि टोटी से जो भाप निकल रही है उससे गिलास की सतह पर बहुत सारी पानी की बूंदें संघनित हो रही हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकला बच्चों? इससे आपने क्या जाना? इससे हमने जाना बर्फ के गिलास की ऊपरी सतह पर अधिक बूंदें संघनित होती हैं। अधिक ताप की अपेक्षा कम ताप पर संघनन अधिक होता है। संघनन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। कम ताप पर संघनन अधिक और अधिक ताप पर संघनन कम होता है। लेकिन बिल्कुल विपरीत था बच्चों वाष्पन में। वाष्पन में अधिक ताप पर अधिक वाष्पन हो रहा था और कम ताप पर कम वाष्पन हो रहा था। तो बच्चों, संघनन और वाष्पन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ताप का क्या असर पड़ता है। आइए बच्चों, अब यह जान लें कि क्या पृष्ठ क्षेत्र का भी कोई प्रभाव पड़ता है संघनन पर? वाष्पन पर तो पड़ता था। तो आइए इस क्रियाकलाप द्वारा हम इसे भी समझ लें। इस क्रियाकलाप के लिए आपको क्या करना होगा? इस क्रियाकलाप के लिए हमें स्टील के 2 डिब्बे लेने हैं, एक बड़ा और एक छोटा। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हमने 2 स्टील के डिब्बे लिए हैं। एक डिब्बा हमने बड़ा लिया है और एक डिब्बा हमने छोटा लिया है। हमने इस डिब्बे को बर्फ से भर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और दोनों डिब्बों में हमने पूरा ऊपर तक बर्फ भर दी है। अब हम क्या करेंगे? अब हम केतली की गर्म भाप को इनकी सतह से टकराने देंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आप यह भी देख पा रहे हैं कि कौन से बर्तन पर जल की बूंदें अधिक संघनित हो रही हैं। तो बताइए बच्चों, कौन से बर्तन पर अधिक बूंदें संघनित हो रही हैं? आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बड़े डिब्बे पर
ज़्यादा बूंदें संघनित हो रही है अपेक्षा छोटे डिब्बे की। तो बच्चों, आपने इससे क्या जाना कि बड़े बर्तन पर वाष्पन अधिक संघनित होता है। आइए और यह भी जान लें इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि बड़े डिब्बे की बाह्य सतह का जो क्षेत्रफल है वह अधिक है, और अधिक क्षेत्रफल होने से यहाँ पर संघनन अधिक होता है। और हमने यह भी जाना बड़े बर्तन पर जल वाष्प अधिक संघनित होता है। बच्चों, आपने देखा था ना कि वाष्पन में भी पृष्ठ क्षेत्र जिसका बड़ा था वहां पर हमारा वाष्पन अधिक तेजी से हुआ था। बच्चों, अब हम चलते हैं वाष्पन को संघनन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम जान लेते हैं। बच्चों, संघनन को प्रमुख रूप से प्रभावित करने वाले कारक हैं ताप। आपने देखा था कि हमने जब 2 डिब्बे लिए और उस पे हमने एक में बर्फ भर दिया और एक में हमने साधारण पानी लिया था, उस वक्त क्या हुआ था, जहां पर बर्फ थी वहां पर पानी की बूंदें ज़्यादा संघनित हुई थी अपेक्षा साधारण पानी के गिलास से। तो बच्चों, ताप का यहाँ पर भी संघनन पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं पृष्ठ क्षेत्र की तरफ। बच्चों, जैसा कि अभी हमने देखा स्टील के बड़े डिब्बे पर, आपने देखा स्टील के बड़े डिब्बा जो था उसे हमने बर्फ से पूरा भर दिया था और वहां पर भी हमें पानी की अधिक बूंदें संघनित दिखाई दी, क्योंकि बड़े डिब्बे की बाह्य सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा था, जिसका भी पृष्ठ क्षेत्र ज़्यादा होगा वहाँ पर संघनन अधिक होगा। बच्चों, आपने अब तक यह जान लिया है कि वाष्पन क्या है और संघनन क्या है। आपको इन दोनों के प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी पता चल गया है। आइए अब हम ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो प्रकृति में चलती है जहाँ पर संघनन और वाष्पन दोनों क्रियाएं होती हैं, क्या आप बता सकते हैं बच्चों? सोचिए। हाँ, आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं बच्चों। ऐसी एक प्रक्रिया है जिसे हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। बच्चों, यह वायुमंडल में जल चक्र के नाम से जानी जाती है। जल चक्र क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सूरज की तेज गर्मी जब किसी समुद्र, झील, नदी, तालाब, पोखर, कुआं या किसी भी पानी के स्रोत पर पड़ती है तो वह पानी भाप बनकर उड़ता है, क्योंकि सूरज की तेज रोशनी के कारण पानी की सतह पर भाप बनकर उड़ने को हम वाष्पन कहते हैं। पानी को भाप बन के उड़ने को हम वाष्पन कहते हैं। पर कब होगा ये वाष्पन? जब सूरज की तेज किरणें उस पर पड़ेंगी और फिर यह जो भाप है जब ये ऊंचाई पर जाती है तो ठंडी हो जाती है और वहां जाकर संघनित हो जाती है। जब वहां ये संघनित हो जाती है तो बच्चों ये बादलों का रूप धारण कर लेती है। बादलों के रूप धारण करने के बाद यह वर्षा के रूप में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों कि यह जो वर्षा की बूंदें गिर रही हैं ये वर्षा के रूप में वापस पृथ्वी पर आ जाती है। तो बच्चों, जल का भाप बनकर उड़ना और वापस बूंदों का वापस पृथ्वी पे आ जाना जल का, यही जल चक्र कहलाता है। आपको अच्छे से समझ में आ तो गया है ना? आइए एक बार हम यह जान ले, वायुमंडल की वाष्प ठंडी होकर जब जल की बूंदों में बदल जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप वर्षा होती है। बच्चों, आपने ये तो अच्छे से समझ लिया है। आइए अब मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लेती हूँ। वह प्रश्न के उत्तर ऐसे नहीं जानेंगे, हम आपसे कुछ पहेलियाँ पूछेंगे, आपको उन पहेलियों का उत्तर देना होगा। तो आप कान लगा के, ध्यान लगा के अच्छे से इन पहेलियों को सुनिए और इनका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते रहिए। आइए तो मैं पूछना शुरू करती हूँ और आप इसके उत्तर झट से लिखना शुरू कर दीजिएगा।
सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, मेरे हैं कुल 4 सवाल, 4 सवाल, 4 सवाल, देखे देगा कौन जवाब, कौन जवाब, कौन जवाब। पहला प्रश्न है बच्चों मेरा, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, बादल कैसे हैं बन जाते, अरे बादल कैसे हैं बन जाते, कहाँ से है वह पानी लाते। सोचिए और बताइए। तब तक मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेती हूँ। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, कोई बताए मुझे ये बात, कैसे होती है बरसात। तब तक दूसरे प्रश्न का उत्तर सोचिए। हम तीसरा प्रश्न पूछ लेते हैं। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, हवा धूप ये रोज हैं आते, हवा धूप ये रोज हैं आते, पानी को ये कहाँ ले जाते, भाप से बादल कैसे बन जाते। सोचिए जब तक मैं आपसे चौथा प्रश्न पूछ लेती हूँ। चौथा प्रश्न है, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, चौथा मेरा यही सवाल, यही सवाल, यही सवाल, जल चक्र होता है क्या। बच्चों आपने सबके सवालों के जवाब सोच लिए होंगे। आइए, आपको कहानियाँ और पहेलियाँ और कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं, तो हम क्या करते हैं, आपको इन सब का उत्तर इस कविता के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ गुनगुनाइएगा और आप इन सब पहेलियों के उत्तर जान जाएंगे। सूरज की गर्मी जब पड़ती, हाँ भाई, सूरज की गर्मी जब पड़ती, पानी को वह भाप बनाती, फिर भाप से बादल बन जाते, आसमान पर वह छा जाते, टिप टिप जल की बूंदें गिरती, टिप टिप जल की बूंदें गिरती, गड्ढे ताल सरोवर भरती, प्रक्रिया ये बार बार है चलती, यह प्रक्रिया बार बार चलती है, फिर सूरज से गर्मी आती, फिर सूरज से गर्मी आती, पानी से वह भाप बनाती, आसमान पर छाते बादल, पानी को बरसाते बादल, पृथ्वी से पानी का चलना, तेज ताप पर भाप का बनना, वाष्पन की क्रिया कहलाता, अंबर पर बादल का बनना, बूंदों का वर्षा में बदलना, संघनन की क्रिया कहलाता, अंबर से फिर जल का पृथ्वी पर आना, पृथ्वी से फिर जल का जाना, जल चक्र कहलाता है। बच्चों मुझे आशा है कि आपको आपकी पहेलियों के उत्तर इस कविता के माध्यम से मिल गए होंगे। आइए बच्चों, अब हम अपने अभ्यास कार्य की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। आज हम यह भी जान लेते हैं कि अब तक हमने क्या जाना है। अब तक हमने जाना है वाष्पन, संघनन, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, संघनन को प्रभावित करने वाले कारक और जल चक्र के बारे में जाना है। आइए बच्चों, अभ्यास कार्य के बारे में जान लेते हैं। आपको सही जोड़े बनाने हैं, आपको समूह क को समूह ख से मिलाना है। एक मैं आपके लिए करके दिखा देती हूँ, बाकी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। जल से वाष्प में को बदलने को, जल से वाष्प को बदलने को वाष्पन कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि तीर के निशान से मैंने सही अनुमान लगा लिया है। आपको भी अपनी उत्तर पुस्तिका में इसी तरीके से इस कार्य को करना है। आपको अभ्यास कार्य 2 भी मिल रहा है। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से यह सारे प्रश्न उत्तर करने हैं। आप उसके लिए अपने पाठ को दोहरा सकते हैं और अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। वाष्पन किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, संघनन किसे कहते हैं? वाष्पन को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताइए। संघनन को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। समुद्र के जल के वाष्प बनकर उड़ना और बादलों को बरसने की कौन सी क्रिया होती है, यह आप बताएंगे। बच्चों आखिर में प्रोजेक्ट कार्य आपको दे दिया जाता है। आपको प्रोजेक्ट कार्य बहुत अच्छा लगता है ना, इसलिए आपको एक कोई भी जल का पात्र चुनना है, या फिर आप कोई कटोरी, गिलास कुछ भी चुन सकते हैं। आपको उसमें पानी भरकर 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम और 2 घंटे दोपहर के लिए रख देना है। अब आपको क्या करना है? आपको उस पानी की, जल की मात्रा में जो कमी आई है उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले पाठ में हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।